हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, कुछ दिन से ये कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि एक मान लो एक सेफ पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो कैसे करना है। ठीक है, सेफ पोर्टफोलियो इन द सेंस उन लोगों को ये लगता है कि मुझे ज़्यादा मार्केट को देखने का ज़रूरत नहीं है। मुझे एक डेफिनिट 15-16% एक रिटर्न मिल जाए, CAGR, आई एम हैप्पी। ठीक है, कभी धीरे से कभी कुछ फॉल होगा तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। इतना ही मेरे को काम होना है मार्केट में। और ये पोर्टफोलियो सुटेबल भी है उन लोगों के लिए जो लोग मान लीजिए 50+ है। ठीक है, जो नियर टू रिटायरमेंट है, जिनके पास बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, जो लोग एक अच्छा रिटर्न बनाकर एक लमसम अमाउंट लेकर रिटायर करना चाहते हैं। ठीक है, ये उन लोगों का मेंटेलिटी के हिसाब से। और या फिर वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने सर्विस लाइफ में, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पर, तो उन लोगों के लिए ये जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल आइडियल होने वाला है। ठीक है, या फिर वो लोग हैं जो लोग काफ़ी रिस्क एवर्स हैं, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है। बट गिवन द सर्कमस्टेंसेस कि हम लोगों को अगर देखिएगा तो FD में या PPF में या किसी भी तरह के डेट फंड में 7 से 8% से ऊपर का हम लोग को रिटर्न नहीं मिलता है, जो कि अगर रियल टर्म्स में हम लोग इन्फ्लेशन का बात करें तो 6-6.5% चल रहा है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1-1.25% का जो रिटर्न है अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो आपको कुछ देगा नहीं बेसिकली। तो अगर हम लोगों को अपने पैसे को ग्रो करना है तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक मार्केट ही एक उपाय बचता है, जो मेरे को सेफ समझ में आता है एज कंपेयर टू अदर टूल्स। मैं देखिए, मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्रिप्टो बहुत खतरनाक है, क्रिप्टो में पैसा लॉस हो सकता है। मुझे क्रिप्टो का कंसेप्ट ये नहीं समझ में आता है तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बहुत सिंपल। कुछ लोगों को उसका कंसेप्ट समझ में आता है, वो लोग उसमें जाते हैं। पर मेरे हिसाब से रिलेटिवली सेफर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने एक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। ये मंथली चार्ट है। मंथली मतलब एक कैंडल एक मंथ का है। आप देखिए, निफ्टी लॉन्ग टर्म में 2004 से 2022 कहाँ पर है। ठीक है, ये इंक्लाइन ही है निफ्टी, इस तरह से गया हुआ है। ये कभी ऊपर कभी नीचे हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक डिप है, यहाँ पर एक डिप है। 2008 में बहुत बड़ा डिप है। ठीक है, फिर 2012 में डिप है, फिर 2016 में डिप है, फिर 2020 में एक ह्यूज डिप है। डिप्स तो है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे टॉप पे भी लगाया है, इधर टॉप पे भी लगाया है, इधर भी लगाया है, तो आज यहाँ बैठा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे निफ्टी ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए यहाँ 2004 में ये निफ्टी वाज एट 2000, तो 2000 से ये अभी 17,000 पहुंच गया। इसका मतलब जो आपका जो पैसा है, जो निफ्टी है, वो 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स। 2004 से 2022 9 टाइम्स। सिर्फ निफ्टी का बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें हर एक शेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये पूरा पूरा निफ्टी है, 50 शेयर का क्यूमुलेशन है। ठीक है, तो 9 गुना रिटर्न दिया है, 9 टाइम्स। किसी भी दूसरे टूल में मेरे को नहीं लगता है कि 9 गुना रिटर्न दे सकता है।
कितने टाइम में? 16 साल में। तो ये चीज मैं इस्टेब्लिश करना चाहता था कि अगर कोई निफ्टी 50 में भी पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा 9 गुना होता है 15-16 साल में। ठीक है। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 50 स्टॉक का एक क्यूमुलेशन है। निफ्टी 50 कुछ अपना अलग से तो स्टॉक है नहीं, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, इतना ही है। वो 50 स्टॉक मूव करता है तो ये इंडेक्स हम लोग का मूव करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो निफ्टी 50 या फिर लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स में हम लोग पैसा लगाएं। ठीक है, जहां पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैक करने का जरूरत नहीं हो। बट उसके लिए भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है तो हम लोग को हमेशा रिस्क एवर्स होना चाहिए। कुछ रिस्क होता है, उस रिस्क को मिटिगेट करके चलने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग देखिए जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला जो रूल मैं फॉलो करता हूँ कि जो भी बिजनेस है उसमें इनपुट कॉस्ट, बिजनेस चलाने का जो पैसा है वो कम लगना चाहिए। ठीक है, ये मैं फॉलो करता हूँ इस रूल्स को। मैं यहाँ पे इन रूल्स को बता रहा हूँ, आप लोग का नजरिया अलग हो सकता है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए उस बिजनेस को। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं 100 रुपया कमाया, कल को 20 रुपया कमाया, परसों 200 रुपया कमाया, उसके अगले साल मैंने लॉस कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली पैसा बनना चाहिए। कोई 10 रुपये बना रहा है, अगले साल 15 रुपये बनाया, 12 रुपये बनाया, 13 रुपये बनाया, ऐसे धीरे 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 ऊपर की तरफ स्लोली बट स्टेडीली प्रॉफिट बनना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है। तीसरा, बिजनेस में मोट होना चाहिए। मोट का मतलब है आपके बिजनेस का ऐसा तरीका होना चाहिए कि कोई भी आकर उसमें थर्ड पार्टी घुस न सके। ठीक है। तो ये मोट है। मोट का कंसेप्ट बेसिकली वहां से आया है जहाँ पे पुराने जमाने में किले के चारों तरफ एक गड्ढा खोद के उसमें पानी भर के मगरमच्छ पिराना वगैरह छोड़ दिया जाता था। उसमें डेंजरस मछलियां छोड़ दी जाती थी, सो दैट अगर वो किले का जो ब्रिज है उसको उठा लिया जाए तो चारों तरफ ऐसा है कि कोई उसमें घुस न सके। ऐसा होता था, उसको मोट बोलते हैं। आज बिजनेस को भी हम लोग एज अ किला ले सकते हैं और जो चारों तरफ है उसको एज अ मोट, वो एंट्री बार होना चाहिए फॉर थर्ड पार्टीज कि किसी को वो बिजनेस लुक्रेटिव लगे तो घुस ना सके। अब मोट में भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे कि इनपुट कॉस्ट हम लोग का इतना कम हो या बिजनेस एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ पे कुछ ब्रीच नहीं हो सके, या फिर ब्रांड ऐसा तैयार हो गया हो जहां पे ब्रीच नहीं हो सके। ठीक है, ये सब आप लोग रिलेट करेंगे कमिंग फॉरवर्ड। वैल्यूएशन, बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। सब कुछ अच्छा है लेकिन अगर रिच वैल्यूएशंस पे आप कोई बिजनेस ले रहे हैं तो आपको तो बेसिकली पैसा कमाना है, तो वो रिटर्न आपको मिलेगा नहीं क्योंकि वो वैल्यूएशंस ऑलरेडी उसके क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स होना चाहिए। अब किसी को कोई, मान लीजिए किसी को कुछ पसंद है, कोई शेयर पसंद है, फॉर एग्जांपल किसी को रिलायंस पसंद है, तो उसके पास 10 लाख रुपया है, वो पूरा का पूरा रिलायंस ले लिया। कल को रिलायंस में भगवान न करे कुछ हो जाए, पूरा पूरा उसका पैसा स्टेक पे आ गया। तो ये नहीं करना है। डाइवर्सिटी होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। ठीक है। और डाइवर्सिटी के साथ साथ प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मैंने रिलायंस का नाम लिया तो चलो पूरा पैसा नहीं लगाया, 50% लगा दिया, रिलायंस को कुछ हुआ तो 50% स्टिक पे आ गया, पूरा पोर्टफोलियो बाकी 50% मिलके भी उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। ये नहीं है। प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ठीक है।
तो अभी इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। इस तरह से मैंने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। अगर आप देखेंगे, देखिए आईटी को मैंने यहाँ पे 17% दिया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को 13% दिया है, केमिकल को 23% दिया है, फाइनेंस को 15%, एफएमसीजी 17%, फार्मा में 15%। ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा 23%, उसका रीज़न है ये आगे जाके जब मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल 6 सेक्टर में हम लोग पैसा लगा रहे हैं। जो सेक्टर्स में ये ध्यान में रखा गया है कि वो कभी भी आगे चल के ख़त्म नहीं हो सकते, आईटी के बिना जिंदगी नहीं चलेगा करेंट सिनेरियो में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बिना हम लोग कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। केमिकल के बिना हम लोग का किसी भी चीज़ में देखेंगे केमिकल का यूज़ होता है। फाइनेंस, पैसे के बिना तो कुछ है ही नहीं। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आपको खरीदना ही है, आपको खाना खाना ही है, आपको पैकेट में खाना चाहिए ही चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, वो चाहिए आपको। फार्मा बिना दवाई के नहीं चलेगा। तो ये पूरा पूरा एक नीड बेस्ड पोर्टफोलियो है जो कभी कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे स्टॉक एलोकेशन पे। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने स्टॉक को डिवाइड किया है। टीसीएस एक स्टॉक मैंने लिया है, ठीक है। इन्फोसिस मैंने 2 स्टॉक लिया है। ये दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं, आईटी की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैंने दोनों को उसी हिसाब से एलोकेशन दिया है। ठीक है, सीडीएसएल जिसके बिना कोई भी स्टॉक का खरीद फरोख्त नहीं है, ये डुओपोली है, एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो आपके ब्रोकर के पास नहीं, सीडीएसएल के पास जमा होता है। तो 2 स्टॉक मैंने सीडीएसएल का लिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लिया। इनका जो मैं मोट बता रहा था, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये टायर का बिजनेस करता है और ये यूनिक टायर्स बनाते हैं। ठीक है, इनका बहुत डाइवर्स बिजनेस है थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, तो ये जो टायर्स बनाते हैं वो एटीएफ के टायर्स बनाते हैं, वो आपका जो ऑल टेरेन बाइक्स आता है उसका टायर बनाता है ये लोग, मॉन्स्टर ट्रक्स का टायर बनाते हैं। ये यूनिक बिजनेस में यूनिक टायर्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका मोट है, इनका नाम है। और मिशेलिन भी है, एक कंपनी है जो इनका कंपटीटर है, लेकिन वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव टायर नहीं बना पाता है जितना बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाता है। तो इसको बोलते हैं मोट, कॉस्ट इनपुट कॉस्ट का मोट प्लस द काइंड ऑफ बिजनेस उसका मोट। ठीक है, रिलैक्सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही आएगा। बहुत अच्छा इफेक्टिव बिजनेस है। चप्पल जूता सभी को ज़रूरत है, सस्ता चप्पल जूता बनाता है, अच्छा चप्पल जूता बनाता है। इनपुट कॉस्ट लो है बिजनेस का, क्योंकि ये लोग अपना शोरूम नहीं लेते हैं, वो दूसरे के शोरूम में अपना सामान रखते हैं। ठीक है, पीडीलाइट अगेन मोट है इसमें। पीडीलाइट के नाम से आपको क्या, आप कभी भी जाते हैं कहीं भी किसी भी मार्केट में, ये थोड़े बोलते हैं चिपकाने वाला सामान दो, आप बोलते हैं फेविकॉल दो। आपको अगर और कुछ ज़्यादा बड़ा वो चिपकाना है, आप जाके बोलते हैं कि डॉक्टर फिक्सिट दे दो। ये थोड़े बोलते हैं कि भाई मेरे को लीजा जिससे चिपकता है वो वाला सामान दो, नहीं बोलते। नाम है, ब्रांड है, ये मोट है इसके अंदर। बच्चा जो है, बच्चे में ही बोलता है मेरे को फेविकॉल चाहिए चिपकाने के लिए। बहुत कम लोग अब आजकल गोंद बोलते हैं चिपकाने के लिए, नहीं बोलते। मोट है। एशियन पेंट एक तो मोट है, ऊपर से ये सबसे बड़ी कंपनी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका। ये भी एक तरह से मोट है एशियन पेंट का। ठीक है, और ये केमिकल बिजनेस में आता है।
इसीलिए पीडीलाइट भी केमिकल है और एशियन पेंट भी केमिकल है, ये दोनों ही केमिकल है, इसलिए आपको वहां पर केमिकल का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा दिख रहा होगा। बट ये दोनों के बिना पोर्टफोलियो नहीं बन सकता है। ठीक है, फाइनेंस से मैंने बजाज फाइनेंस को लिया है। मोट इसका भी है क्योंकि जिस तरह से पेनिट्रेशन है बजाज फाइनेंस का और जिस तरह से रिजल्ट आता है बजाज फाइनेंस का, ये 7200 में भी सस्ता है। देन अगेन एफएमसीजी से मैंने एचयूएल को लिया है और टाटा कंज्यूमर को लिया है। एचयूएल में मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा कंज्यूमर में ग्रोथ काफ़ी बाकी है, तो 4 स्टॉक मैंने टाटा कंज्यूमर का लिया है, 2 स्टॉक एचयूएल का लिया है, ये स्टेबिलिटी देने के लिए, ये ग्रोथ देने के लिए। और फार्मा हमारा डिविस लैब सबसे बड़ा एपीआई का कंपनी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाता है जिससे कि बाकी लोग दवाई बनाते हैं, सबसे बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, तो ये इतना अगर कोई ले लेता है, ये 50,000 के आसपास का टोटल पोर्टफोलियो आपका खड़ा होगा। अगर इतना कोई ले लेता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, उसको 15% CAGR बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि निफ्टी को अगर मूव करना है तो ये सारी कंपनियां मूव करनी चाहिए। उसमें ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज हैं जो निफ्टी में लिस्टेड नहीं है इसमें से, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है लिस्टेड हो भी जाए क्योंकि जिस तरह का प्रोफाइल है इस कंपनी का, ये जितना भी है उतना में हो। जैसे पीडीलाइट निफ्टी में लिस्टेड नहीं है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज निफ्टी में लिस्टेड नहीं है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी से। ठीक है, तो ये सब आगे चल के हो सकता है कभी लिस्टेड हो भी जाए। तो इतना आप ले लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको 15% CAGR बहुत आराम से बनेगा विदाउट एनी एफर्ट। और उसके बाद क्या है कि कभी मार्केट गिरा, कभी कुछ हुआ, जैसे मैंने दिखाया था आपको पहले ही कि मार्केट कितनी बार गिरा है। तो मार्केट गिरा, कुछ हुआ, तो इनमें जो भी आपको रेड में, क्योंकि ये लार्ज कैप है, तो रेड पे आपको जो भी आएगा 10% के घटाले पे आप वापस उतना ऐड कर सकते हैं। हर एक 10% के घटाले पे आपको उतना उतना ऐड करना है। इतना ही है। 10% के घटाले का मतलब ये नहीं कि 3300 से ये 4000 हो गया, उसके बाद मार्केट में फॉल आया तो 3700 या 3600 आ गया, तो 4000 का 10% पे आपको ऐड करना है। आपको ये 3300 का 10% नहीं देखना है। ठीक है, टॉप का 10% कम, तो उतना में आप ऐड करके चलो जब भी मार्केट गिरता है। और ये एक पहला बेसिक पोर्टफोलियो बना लीजिए, आपको कभी भी मेरे हिसाब से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नुकसान नहीं होगा और आराम से 15 से 20% भी बन सकता है इस पोर्टफोलियो में। ठीक है, CDSL भी अभी लिस्टेड नहीं है निफ्टी 50। ठीक है, तो अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आता हो, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।